साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल सिधौली टीवी क्लासेस पर। साथियों, आज हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आपके होमगार्ड एग्जाम से संबंधित क्वेश्चंस होंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। जियोग्राफी का प्रैक्टिस सेट में अदर सेशन में करवाऊंगा। मैं कहूंगा आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। आप चेक करिएगा इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आप लोग बिल्कुल करेक्ट करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। उससे पहले अगर आप वर्दी की बात करते हैं, वर्दी अगर आप लेना चाहते हैं, खाकी वर्दी के दीवाने हैं, तो आप इन वीडियोस को वॉच जरूर करिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान अगर आप रखते हैं तो आपको पता है अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। वीडियो को लाइक करके अटेंडेंस अपनी जरूर लगाइएगा। और पहला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, हमारे साथ साथ प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर देते हुए चलना है। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाला है, तो एक भी क्वेश्चन आपके माइंड से स्किप नहीं होना चाहिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, राइट आंसर देते हुए चलिए। कह रहा पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्के, शिलालेख, मंदिर या पक्षी? तो यहाँ पर आपको शिलालेख को लॉक करते हुए आगे बढ़ जाना है। हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे। तो यहाँ पर पुरालेख शास्त्र में पत्थर, तांबे की पट्टियों और स्तंभों या दीवारों पर खुदे हुए लेखों का अध्ययन किया जाता है। इन शिलालेखों में से हमें राजाओं, युद्धों, दान, शासन व्यवस्था और उस समय की भाषा के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस क्रम में अगर आपने शिलालेख को राइट किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। 1 नंबर आपका पक्का हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? फटाक से आपके माइंड में आंसर आ जाना चाहिए, शिलालेख का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ASI के पहले महानिदेशक कौन थे? राइट आंसर आपको देना है अलेक्जेंडर कनिंघम, मार्टिमर व्हीलर या जॉन मार्शल कर्जन। तो यहाँ पर अलेक्जेंडर कनिंघम आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर A को लॉक किए होंगे, बिल्कुल उनका राइट आंसर हो जाता है। देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ASI की स्थापना 1861 ईस्वी में हुई थी। इसके पहले महानिदेशक जो डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता था। तो इस क्रम में राइट आंसर अलेक्जेंडर कनिंघम बिल्कुल सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर A को लॉक करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ऋग्वेद को कितने मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर 10, 12, 5 या 7 में से देना है। तो ये राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर A के साथ हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमेशा आपको कंफ्यूज करेंगे एग्जाम हॉल में, तो इनको थोड़ा जरूर डिटेल से समझने की कोशिश करिएगा। इनको कुल यहाँ पर 10 मंडलों यानी कि पुस्तकों में विभाजित किया गया है। इन मंडलों में देवताओं की स्तुतियां, सूक्त संकलित हैं, जिनमें अग्नि, इंद्र, वरुण आदि देवताओं की पूजा का वर्णन मिलता है। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर A आपका बिल्कुल सही हो जाता है। जो भी स्टूडेंट 10 को लॉक किए होंगे, 1 नंबर उन सभी का पक्का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या सामवेद? तो संगीत की जब भी बात की जाए तो इसका वर्णन आपका सामवेद में मिलता है। सामवेद को लॉक करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। एक्सप्लेनेशन में सामवेद में गाने गाने योग्य ऋचाएं हैं, यानी गाने गाने में क्या है, योग्य ऋचाएं हैं, जिन्हें संगीतात्मक शैली में गाया जाता है। इसी कारण सामवेद को भारतीय संगीत का मूल आधार माना जाता है। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर D, सामवेद आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, 4 जाने माने यहाँ पर वर्गों होना चाहिए, वर्षों गलत है। 4 जाने माने वर्गों में से पहले स्थान पर कौन सा वर्ण था? तो यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र? इसमें से आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर A, ब्राह्मण को लगा देना है। थोड़ा डिटेल में समझ लीजिए। कह रहा है, वर्ण व्यवस्था में 4 प्रमुख वर्ग हैं, जो कि कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र? सबसे पहले ब्राह्मण का स्थान था, क्योंकि वे धर्म, शिक्षा और ज्ञान के संरक्षक माने जाते थे। तो इस क्रम में आपका ब्राह्मण बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भगवान, विजेता, जंजीर से मुक्त या योग्य? तो जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ है विजेता। ऑप्शन नंबर B को लॉक करते हुए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेना है। जैन धर्म में जिन का अर्थ होता है अहंकार, वासनाओं और मोह से जीतने वाला, यानी जो आत्मा पर विजय प्राप्त कर मोक्ष की ओर बढ़ता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विजेता। यानी ऑप्शन नंबर B आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के अनुसार जिन शब्द का अर्थ होता है भैया क्या? विजेता। फटाफट प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में देते हुए चलना है। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन है। जियोग्राफी का प्रैक्टिस सेट नंबर हम
पार्ट नंबर 2 में करवाएंगे। हिस्ट्री पॉलिटी आज के सेशन में कंप्लीट करवा रहे हैं। देखिए, भगवान महावीर को मोक्ष किस स्थान पर प्राप्त हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ भगवान महावीर को मोक्ष किस स्थान पर प्राप्त हुआ? पावापुरी। पहला पड़ाव पहला ही करेक्ट आंसर हो जाता है। पावापुरी आपको लॉक करते हुए इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ जाना है। भगवान महावीर ने मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त किया किस स्थान पर? पावापुरी, बिहार में। यह जैन धर्म के लिए बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। एक क्वेश्चन आपको दूंगा, ये कई बार क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। धर्म के 24वें तीर्थकर कौन माने जाते हैं? उनका नाम कमेंट बॉक्स में जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सेशन को सबको देना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? देखिए, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम अगर आपसे पूछा जाए सिद्धार्थ, महेंद्र, श्रीदत्त या विशाल दत्त, तो इसमें से आपको सिद्धार्थ को लॉक कर देना है। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम भैया क्या था? सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ को लॉक करते हुए आगे बढ़ जाना है एक्सप्लेनेशन की तरफ। गौतम बुद्ध का जन्म राजा शत्रुघ्न और माया देवी के घर हुआ था और उनका असली नाम सिद्धार्थ था। बाद में उन्होंने बुद्ध यानी जागृत होकर धर्म का उपदेश दिया। इस क्रम में आपका राइट आंसर सिद्धार्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कश्मीर राजगृह, पाटिलपुत्र या वैशाली? तो यहाँ पर आपको राजगृह को लॉक कर देना ऑप्शन नंबर बी के साथ। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी स्टूडेंट होंगे बिल्कुल उन सभी का राइट आंसर हो जाता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर प्रथम बौद्ध परिषद भगवान बुद्ध के निवाड़ के 3 महीने बाद राजगृह यानी आज का राजगीर बिहार में आयोजित हुई थी। ठीक है, इस परिषद में सिद्धांतों और धर्म ग्रंथों का संकलन और संरक्षण किया गया। तो इस क्रम में राजगृह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बताओ भैया, नंबर वाली ये चीजें बहुत कंफ्यूज करती हैं। तो यहाँ पर आपको 14, 12 या 18, 16, तो 16 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन भारत में शक्तिशाली महाजनपद टोटल 16 हुआ करती थी। अगर मैं बात करूं प्राचीन भारत में महाजनपद वे बड़े राज्य थे जो राजनीतिक और आर्थिक रूप से क्या थे? मजबूत हुआ करते थे। कुल यहाँ पर 16 महाजनपद प्रचलित थे, जैसे कौशल, मगध, काशी, कौशल, व्रज। ये आदि आपके इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिए हैं। बाकी की आप लोग देखना चाहें तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट को इसका आंसर पता होना चाहिए। तो भीमराव अंबेडकर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो भी स्टूडेंट होंगे बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। डॉक्टर BR अंबेडकर भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। संविधान निर्माण में उनकी सबसे बड़ी भूमिका होने के कारण उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है मेरे साथी। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जब भी पूछा जाए तो भी आपको क्या करना, डॉक्टर BR अंबेडकर को ही लॉक करना है ऑप्शन नंबर सी के साथ। देखिए, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अंबेडकर थे। संविधान का मसौदा तैयार करने में उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस क्रम में डॉक्टर BR अंबेडकर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 389 थी, जिसमें से रियासतों के प्रतिनिधि थे डैश। आपको बताना है कितने थे, 109, 84, 93 या 102। तो यहाँ पर आपको 93 को लॉक करना है ऑप्शन नंबर सी के साथ। जो भी स्टूडेंट होंगे उन सभी का बिल्कुल सही आंसर जाता है। क्लास आपकी चल रही, इसकी क्वालिटी कंटेंट आपको कैसा लग रहा है एक बार फीडबैक के माध्यम से हमें क्लास में जरूर कमेंट करिएगा, ताकि आपके फीडबैक से हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिले और मैं और भी ज्यादा आपके लिए कंटेंट बेहतर से बेहतर लेकर आऊं आपके एग्जाम के ओरिएंटेड। तो देखिए, भारतीय संविधान सभा में कुल 389 क्या थे? सदस्य थे। इनमें से 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से और 93 सदस्य रियासतों के प्रतिनिधि थे। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अगर आपने लॉक किया है 93, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो ये क्या 26 नवंबर 1947, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1947, 26 नवंबर 1949? जी हाँ, आपका 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को देने वाले सभी स्टूडेंट का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। भारत की संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत
अधिकृत किया यानी कि अडॉप्ट किया। संविधान को देश में 26 जनवरी 1950 को लागू किया था, ये भी पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे उनको संविधान सभा पर हस्ताक्षर कब किए गए, उनके हस्ताक्षर यानी कब किए गए, 24 जनवरी 1952, 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1948। तो इसका करेक्ट आंसर 24 जनवरी 1950 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के सदस्यों को संविधान पर हस्ताक्षर जो किए गए थे वो 24 जनवरी 1950 में किए गए थे। संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पर क्या किया, हस्ताक्षर किया। इसके 2 दिन बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 को संविधान को क्या किया गया, लागू किया गया। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी स्टूडेंट थे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताओ भैया। यहाँ पर अगर भाग की बात की जाए 25, 30, 20 या 28, तो टोटल यहाँ पर कितने हैं, 25 भाग हैं। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं अगर आपको बताऊं तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग यानी पार्ट्स हैं। शुरुआत में 22 भाग थे, बाद में संशोधनों के माध्यम से नए भाग जोड़े गए हैं। तो इस क्रम में आपका 25 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो कह रहा है भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित अशोक चक्र जो कि डैश तिल्लियों वाला एक चक्र है, 8, 12, 16, 24। प्रत्येक स्टूडेंट को इसका राइट आंसर पता होना चाहिए। टोटल यहाँ पर कितनी तीलियां हैं, 24 तीलियां हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है और आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। फिर भी हम समझा देते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित अशोक चक्र में कितनी, टोटल 24 तीलियां हैं। ये तीलियां धर्म, गति और निरंतर प्रगति क्या प्रतीक करती हैं। में 24 अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल आपका क्या है भैया, कमल है। कमल को लॉक करने वाले बिल्कुल सही आंसर हो जाते हैं। अगर राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो फ्लास है। ये बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन बना रहता है। और कमल भारत का क्या है, राष्ट्रीय फूल है। यह पवित्रता, सुंदरता और विपरीत परिस्थितियों में खिलने का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि भैया ये कीचड़ में खिलता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कीचड़ में हैं तो आप एक अच्छे व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। तो ये आपको विपरीत परिस्थितियों में खिलने वाला एक क्या प्रतीक माना जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसने संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है। मोस्ट राम जी अंबेडकर, ये आपका गलत है। भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BN राव अंबेडकर, AN पालिकावाला या कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी या कुमार दास भार्गव। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर किसके साथ होना चाहिए, बताओ। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाता है। यहाँ पर भीमराव अंबेडकर कर लीजिएगा, ये टाइपिंग एरर हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन सी अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, यह लाल मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा था। इसका अर्थ है कि प्रस्तावना में देश की सभी मूलभूत राजनीतिक विचारधाराएं और उद्देश्य संक्षेप में निहित हैं। तो इस क्रम में अगर आपने कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी पूरा नाम है याद कर लिया है तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देश सिद्धांतों को किस देश से लिया गया है, यानी कि राजनीतिक जो निर्देशक सिद्धांत है उनको कहां से लिया गया है। संविधान, अमेरिकी संविधान, ब्रिटिश संविधान या ऑस्ट्रेलियाई संविधान। तो इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भैया, ये कहां से लिया गया है। ये मैंने कल के सेशन में भी करवाया था। जो भी स्टूडेंट यहां पर देखे होंगे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। आप लोग करिएगा कमेंट में, देखूंगा जरूर। कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताओ। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो कर्मा भैया ये आपका कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर सी आपको लॉक कर देना है। अगला क्वेश्चन, अगर थोड़ा एक्सप्लेनेशन बताऊं तो कर्मा नृत्य मुख्यतः मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदायों द्वारा क्या किया जाता है। यह नृत्य कृषि, फसल और प्राकृतिक शक्तियों की पूजा के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। तो आपका करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश है अगर, तो बिल्कुल 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। कर्मा नृत्य किससे संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है, तो कर्मा नृत्य आपका मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है, कथकली, कालबेलिया या ओडिसी। तो आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन कालबेलिया, ये आपकी यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है। अगर मैं आपको थोड़ा समझाऊं तो कालबेलिया राजस्थान का एक क्या है, लोक नृत्य है, ना कि शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य शैलियां है कथक, कथकली, ओडिशा, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर
हो जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, ये आपका थोड़ा मिसिंग हुआ लेकिन समझ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है? कथक केरल, कुचिपुड़ी उड़ीसा, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर भरतनाट्यम तमिलनाडु बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तमिलनाडु बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाता है। अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी भरतनाट्यम तमिलनाडु, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। अन्य विकल्प कथक ये उत्तर प्रदेश यानी मुख्यतः उत्तर प्रदेश का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथकली केरल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। बिहू की जब भी बात की जाए तो ये भैया असम का है। असम कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करते हुए एक्सप्लेनेशन को देख लेना है। बिहू नृत्य असम का प्रमुख लोक नृत्य है या फसल कटाई और नई फसल के स्वागत के समय मनाया जाता है। तो इस क्रम में असम आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करूं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताओ कौन सा युग्म गलत है। कह रहा है घूमर राजस्थान, बिहू बिहार या भांगड़ा पंजाब या लावड़ी महाराष्ट्र। तो ऐसा कौन सा यहाँ पर गलत है विकल्प? ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी बिहू बिहार, ये आपका यहाँ पर युग्म गलत है। अगर मैं आपको समझ राइट आंसर बिहू बिहार यानी बिहू असम का लोक नृत्य गलत जोड़ा गया है। यहाँ पर सही घूमर राजस्थान, भांगड़ा पंजाब, लावड़ी महाराष्ट्र। तो इस क्रम में अगर आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे देखिए क्या पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फगुआ, फुगड़ी, बिहू या मच। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर फगुनी कर देना है। फुगड़ी फुगड़ी कर देना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फुगड़ी कर देना है। ऑप्शन नंबर बी जो भी स्टूडेंट करेंगे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। फुगड़ी गोवा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य खेतों और त्योहारों के दौरान महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो फुगड़ी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बिहार की मधुबनी चित्रकारी को भी क्या कहते हैं? नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार की मधुबनी चित्रकारी को भी कहते हैं गया चित्रकारी, भोजपुर चित्रकारी, मिथिला चित्रकारी, दरभंगा चित्रकारी। तो यहाँ पर मिथिला चित्रकारी इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिहार की मधुबनी चित्रकारी मिथिला चित्रकारी कही जाती है। मधुबनी से कोरिलेट कर देना मिथिला, मिथिला ऑप्शन नंबर सी में दिया गया जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। मधुबनी चित्रकला बिहार की प्रसिद्ध क्या है? लोक कला है और इसे मिथिला चित्रकारी भी कहा जाता है। यह कला पत्थर, दीवार और कपड़े पर रंग बिरंगे चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्रम में ऑप्शन नंबर सी मिथिला चित्रकारी करेक्ट आंसर हो जाता है 77 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन कह रहा काली घाट चित्रकारी का नाम डैश में अपने मूल स्थान काली घाट से निकला है। कांचीपुरम, कोलकाता, कुशीनगर, काठगोदाम। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करना है? कोलकाता। कोलकाता ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और क्या होगा? काली घाट चित्रकला बंगाल की लोक कला है और इसका नाम कोलकाता के काली घाट क्षेत्र से लिया गया है। यह कला काली मंदिर और आसपास के क्षेत्र में बनी थी। मुख्यतः कागज पर धार्मिक चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है नालंदा महावीर साइट में है राजस्थान, असम या बिहार। यहाँ पर होना चाहिए डैश नालंदा महावीर साइट में है राजस्थान, असम, बिहार या गुजरात। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करना है? ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क के लिए दूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें दीजिएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी होमगार्ड के लिए। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर सर एडविन लुटियंस को कर देना है। सर एडविन लुटियंस आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगर आपने इसको लॉक किया तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बन जाता है। अगर बात करें इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है, देखिए इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है और इसे सर एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया था। यह स्मारक पहले विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के याद में बनाया गया था। तो इस क्रम में सर एडविन लुटियंस बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध संतूर वादक हैं? पंडित रविशंकर, उस्ताद जाकिर हुसैन, पंडित शिव कुमार शर्मा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो यहाँ पर ये कोई क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा क्योंकि यहाँ पर पंडित रविशंकर, पंडित शिव कुमार शर्मा एक जैसे लग रहे हैं और उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज होंगे। तो राइट आंसर आपको पंडित शिव कुमार शर्मा के साथ लॉक करते हुए एक्सप्लेनेशन तो मैंने आपको बता दिया, वहां से देख लीजिएगा। कह रहा है भारत के मशहूर शहनाई वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खान,
हरिप्रसाद या लतीफ़ खान या रविशंकर। तो यहाँ पर आपको बिस्मिल्लाह खान को लॉक करते हुए आगे बढ़ जाना है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, देखिए अगर मैं आपको बताऊं, बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भारतीय शास्त्रीय संगीत प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। उन्होंने शहनाई को एक प्रसिद्ध क्लासिकल वाद्य के रूप में विश्व प्रसिद्ध किया है। तो इस क्रम में अगर आपने क्लासिकल वाद्य यंत्र के लिए बिस्मिल्लाह खान को लॉक किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है केरल की नाव दौड़ किस त्योहार की विशेषता है। अगर ये बात की जाए पागल या पोंगल यहाँ पर होना चाहिए, थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है, इसको पोंगल कर लीजिएगा। ये पोंगल, उगादी, ओणम या बिहू। तो यहाँ पर आपको ओणम को लॉक करना है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ केरल की प्रसिद्ध नाव दौड़ जो कि है ओणम त्योहार के दौरान आयोजित होती है। ओणम फसल और राजा महाबली के स्वागत का उत्सव है, तो इसलिए ओणम आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है लोसांग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का त्योहार है। मेघालय, गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो भैया ये कहाँ का है, सिक्किम का है। सिक्किम ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का हो जाता है। लोसांग सिक्किम और लद्दाख के लोहोपा और भूटिया समुदाय का एक प्रसिद्ध त्योहार है। यह नए साल और फसल के आगमन का उत्सव होता है, इसलिए सिक्किम को अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का विघटन कब हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आप को बताएं तो इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर 24 मार्च 1954 है, 13 फरवरी 1955 या 19 मार्च 1956, 31 मार्च 1957। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा को 31 मार्च 1957 को विघटित किया गया था। इसके बाद द्वितीय विधानसभा का गठन हुआ और नए चुनाव आयोजित किए गए। तो इस क्रम में 31 मार्च 1957 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री या राज्यपाल। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर राष्ट्रपति के साथ देना है। यहाँ पर ये नियुक्ति जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो करते हैं वो राष्ट्रपति जी करते हैं। अगर मैं बात करूँ एक्सप्लेनेशन के माध्यम से, उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्य के उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट्स न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय राष्ट्रपति करते हैं। नियुक्ति में राज्यपाल और उच्चतम न्यायालय के मुखिया यहाँ पर की सलाह ली जाती है। तो उच्चतम न्यायालय के मुखिया की यहाँ पर सलाह ली जाती है, लेकिन आपका राइट आंसर राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है उगादी निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ आंध्र प्रदेश, गोवा, उत्तर प्रदेश या पंजाब। तो उगादी की बात की जाए तो ये भैया आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध त्योहार है। आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको लॉक करते हुए इसके डिटेल को देख लेना है। उगादी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का एक प्रमुख नववर्ष त्योहार है। यह चंद्र कैलेंडर के अनुसार नए साल की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए अगर आपने आंध्र प्रदेश लॉक किया है तो बिल्कुल आपका सही हो जाता है। नैमिषारण्य तीर्थ स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो अगर बात की जाए अयोध्या, मुरादाबाद, सीतापुर। सीतापुर ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। नैमिषारण्य ये तीर्थ जो है, ये तीर्थ स्थान बहुत प्रसिद्ध है। डिस्ट्रिक्ट में सीतापुर के पास ही पड़ता है। आप सभी लोग अगर सीतापुर से वाच कर रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हैं। सीतापुर से जितने स्टूडेंट वाच कर रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि जी सर मैं सीतापुर से वाच कर रहा हूँ। बेसिकली मैं भी सीतापुर से ही आपको ये सेशंस प्रोवाइड करता हूँ। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगर हम बात करें नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित एक प्राचीन और पवित्र तीर्थ स्थल है। इसे ऋषियों की तपोभूमि माना जाता है और पुराणों में इसका विशेष उल्लेख मिलता है। तो इस क्रम में आपका सीतापुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दो आधिकारिक भाषाओं में से एक है। उर्दू, अवधी, बुंदेली या बघेली। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर उर्दू के साथ कर देना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की दो आधिकारिक भाषाएं हैं हिंदी और उर्दू। इनमें से उर्दू संविधान और राज्य अधिनियम के अनुसार आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, उर्दू और हिंदी। तो आपको करेक्ट आंसर उर्दू को लॉक कर देना। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का एक छोटा शहर सजावटी लाल मिट्टी के बर्तनों के लिए माना जाता, वो कौन है। बरेली, मेरठ, चुनार या फिरोजाबाद। तो यहाँ पर आपको चुनार कर देना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ अगर आपने किया है तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का चुनार शहर अपनी सजावटी लाल मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है।
यहाँ की मिट्टी से बने बर्तन मजबूत और कलात्मक होते हैं, जिनकी पहचान दूर दूर तक है, तो इसलिए चुनार आपका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे साक्षर जिला कौन सा? गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ या फिर आपका जौनपुर? तो यहाँ पर आपका गौतम बुद्ध नगर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। साक्षर जिला गौतम बुद्ध नगर है। जो भी गौतम बुद्ध नगर से स्टूडेंट वाच कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षर दर वाला जिला है। शहरीकरण, शिक्षा संस्थान और रोजगार के अवसरों के कारण साक्षरता अधिक है, तो इस क्रम में राइट आंसर गौतम बुद्ध नगर आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाराणसी, कन्नौज या फिर गोरखपुर, मुरादाबाद? तो यहाँ पर कन्नौज आपको लॉक कर देना है। और किसके लिए प्रसिद्ध है कन्नौज भैया बताओ? अगर मैं बात करूं, कन्नौज ग्रास ऑफ द ईस्ट, पूर्व का ग्रास कहा जाता है। यह शहर इत्र यानी परफ्यूम उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ठीक वैसे ही जैसे फ्रांस का ग्रास शहर। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कन्नौज आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फटाफट इसका आंसर देते हुए चलिए। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला एक जनपद एक उत्पाद के तहत बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है? बरेली, अमरोहा, सहारनपुर, पीलीभीत? तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो पीलीभीत भैया ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर आप सभी का हो जाता है। पीलीभीत को अगर लॉक किए हैं तो राइट आंसर आपका हो जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध पीलीभीत जिले को एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत बांसुरी के लिए चुना गया है। पीलीभीत की बांसुरी हाथ से बनी मधुर धुनी वाली है और देश विदेश में प्रसिद्ध है। तो पीलीभीत आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बताओ सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? मैप वगैरह देखते होगे तो बताओगे। बलिया, सहारनपुर, सोनभद्र या शामली? तो यहाँ पर सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? ये भैया बलिया है। बलिया से जो भी स्टूडेंट वाच करना है बताओ आप लोग कहाँ पर स्थित हैं, और ये क्वेश्चन का राइट आंसर बलिया आपको करना है। अगर मैं बात करूँ, बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी क्या है जिला है। यह जिला बिहार सीमा के पास स्थित और पूर्व दिशा में सबसे आगे पड़ता है। तो इस क्रम में आपका बलिया बिल्कुल सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बताओ भैया रामपुर, अयोध्या या लखनऊ, प्रयागराज? तो यहाँ पर आपका रामपुर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ अगर आपने लॉक किया है। अगर मैं आपको बताऊं, देश का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में स्थापित किया गया। यह योजना जल संरक्षण, भूजल स्तर सुधार और ग्रामीण विकास के उद्देश्य से शुरू की गई थी, इसलिए रामपुर आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? अलीगढ़, मुरादाबाद, भदोही या फिरोजाबाद? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर मुरादाबाद हो जाएगा। पीतल नगरी मुरादाबाद को हम लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है क्योंकि यह पीतल और तांबे के बर्तन, कलाकृतियों और घरेलू सामान बनाने के लिए प्रसिद्ध है। इसका हस्तलिपि उद्योग देश विदेश में प्रसिद्ध है, तो इसलिए आपका मुरादाबाद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? सिंगरौली, कानपुर, आगरा या नरौरा? तो आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ हो जाएगा। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र आपका ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश के नरौरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र नरौरा में स्थित है। यह केंद्र नरौरा एटॉमिक पावर स्टेशन के नाम से जाना जाता है और विद्युत उत्पादन के लिए कार्य करता है, इसलिए नरौरा आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो कह रहा उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? वाराणसी, झांसी, गोरखपुर या मथुरा? तो यहाँ पर आपको बताना है कहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। एक तो मैंने कल बताया था जो कि मेघालय। यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश के किस जिले की बात चल रही है? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का राइट आंसर भैया क्या नहीं दिया गया है क्या? जी यहाँ दिया गया है, गोरखपुर। गोरखपुर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो गोरखपुर आपको चूज कर लेना ऑप्शन नंबर सी के साथ। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। यह जिले का भूगोल मानसून प्रभाव के कारण
मात्रा अधिक रहती है? उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। भूगोल और मानसून प्रभाव के कारण बारिश की मात्रा यहाँ ज्यादा रहती है या अधिक रहती है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कहाँ स्थित है? नोएडा, वाराणसी, प्रयागराज या बरेली? तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर नोएडा को लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी स्टूडेंट होंगे बिल्कुल उन सभी का सही आंसर हो जाएगा। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIT नोएडा में स्थित है। यह संस्थान सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर विज्ञान में उच्च शिक्षा और शोध के लिए प्रसिद्ध है। तो इस नंबर क्वेश्चन आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय है? ललितपुर, चंदौली, सोनभद्र या मिर्जापुर? तो यहाँ पर आपको सोनभद्र को लॉक कर देना है। ये गोविंद बल्लभ पंत जलाशय जो है सागर का जलाशय, ये मिर्जापुर नहीं, ये सोनभद्र में स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत यहाँ पर समझ सकते हैं, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय सोनभद्र जिले में स्थित है। यह मल्टीपर्पज डैम और जल विद्युत परियोजनाओं जैसे रिवर सोन पर बनाया गया है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सोनभद्र बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी? ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 मैंने आपको करवाया है। इसी क्रम में अब आपको प्रैक्टिस सेट करवाते रहेंगे। प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेगा कल मॉर्निंग में, ठीक है? तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके लाइक के बटन को ऑन कर दीजिएगा, यानी कि प्रेस करके लास्ट में अटेंडेंस लगा दीजिएगा कि हाँ सर मैं यहाँ पर उपस्थित था। मुझे पता चल जाएगा कि इतने लोग यहाँ पर सपोर्ट में काम करते हैं या देखते हैं अपने एग्जाम की तरफ, अपने एग्जाम के लिए पॉजिटिव हैं और एक्टिव रहते हैं। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। 50 के फैमिली आपको कंप्लीट करवाना है मेरे भाई, जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी आप लोग करवा दें उतना ही बहुत अच्छा है। 50 के फैमिली, ओके। तो आई होप आप लोग ये सेशन पसंद किए होंगे। हम सभी लोग मिलते हैं शाम को 6 बजे, और नेक्स्ट सेशन आपको अभी प्रोवाइड कर दूंगा एक रिवीजन क्लास जो कि हमारे सेकंड चैनल पर मिल जाएगी, स्मार्ट स्टडी DS नाम है उसका। जाकर के वहां से भी देख लीजिएगा, वहां पर भी आपको यूपी होमगार्ड की तैयारी करवाई जाती है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।